हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। आप सभी को आज सुपर संडे में 4 सब्जेक्ट का महामैराथन मिलेगा जो सक्षमता 1 में 4 तारीख को द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। आप यदि चाहते हैं सक्षमता परीक्षा में 120 से अधिक स्कोर करना तो आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी विथ राहुल 247 को। और मैं इसका जो ये चैप्टर है, जो मैं प्रश्न पत्र का हल अभी कराऊंगा, इसका गणित अलग से मैं करा करके आपको समझा दूंगा एकदम बेसिक ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? ये ज्योग्राफी का अच्छा प्रश्न है जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। जब आप मैप में देखेंगे तो सिक्किम दिखाई देगा जो 3 देशों से नेपाल, भूटान और चीन से अपना सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है, यानी 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो मिल रहा है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं होती? तो ये असम के साथ नहीं होती। ये भी मैप से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। देखिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगर आपको तुक्का लगाना है, तुक्का आंसर एग्जैक्ट आपको पता नहीं है, तो जो लंबाई में बड़ा ऑप्शन होगा वही सबसे सटीक, ज़्यादा चांस होता है कि सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये करंट अफेयर्स है, किस देश ने UNWTO के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो ये मैरी कॉम, जो मुक्केबाजी करती हैं, कौन है? मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये PT उषा थी, उड़न पड़ी। कौन? PT उषा। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने अपने उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार जीता? JCB प्राइज साहित्य में किसने जीता? तो पेरुमल मुरुगन ने। अगला प्रश्न है, बिहार के राजकीय पशु है, तो ये कौन है? बैल। कौन है? बैल। राजकीय पक्षी, पशु, देखिए राजकीय से 1-2 प्रश्न ले लेता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत, वाइगोत्स्की आएंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक यानी सहयोगात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, रूहा का मानना है कि, रूहा का नहीं, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को कर रही है? तो वो कोशिश की कमी को कर रही है। भाग्य का दोष नहीं,
वो कोशिश की कमी को कर रही है, दिखा रही है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एक मानक समय नहीं, निगेटिव वर्ड है, विद्यार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सके। प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके, ये बिल्कुल 2 नंबर ही सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तुक्का का ये है मतलब। नेक्स्ट है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो 7 वर्ष की आयु में। किसमें? 7 वर्ष की आयु में। डिस्ग्राफिया क्या है? तो देखिए, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार है। तो एक तंत्रीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आंकड़ों को बनाने में कठिनाई होगी, नहीं। भाषण संबंधी विकार, नहीं। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और, तो देखिए इसका सही जवाब एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में, यानी वही लेखन संबंधी कठिनाई डिस्ग्राफिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? तो अमेरिकी क्रांति से प्रेरित थी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। हिटलर का भाग्य क्या था? तो उसने, उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारण से हुई, नहीं। उसे पकड़ लिया गया, नहीं। उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। ये क्या किया था? अपने बंकर में ही अपनी आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। यानी एमपी बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है? तो कारखाने मानव निर्मित पूंजी का उदाहरण है, फैक्ट्रीज। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है? तो राज्य का कोई आधिकारिक धर्म यानी इनमें से कोई नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी भारत का कोई अपना पर्सनल धर्म नहीं है। जिस धर्म के लोग चाहें अपने स्वेच्छा से यहाँ पर रह सकते हैं और अपने धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हाँ, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी, यानी जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए चीज़ों को आपको याद नहीं करना है, केवल एक बार ध्यान पे रखना है और रिवीजन कर जाना है, देख जाना है। जैसे आपको प्रश्न मिलेगा और ऑप्शन मिलेगा तो आप उस सही ऑप्शन पे, यानी ध्यान से देखना है, सही ऑप्शन पे आपका वो जो क्या बोलते हैं माउस का एरो होता है चला ही जाएगा अपने आप, ना चाहते हुए भी। चलिए, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब? 1924 बेलगांव में। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। आपको यहाँ पे अब एक प्रश्न बताना है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था?
दूसरा प्रश्न, जालियांवाला बाग जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पे। रॉलेट एक्ट के खिलाफ, देखिए आ ही गया प्रश्न सटे हुए। देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का, तो हंटर आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग कहीं है, हंटर आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती, यानी काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है अब नया नाम। ये 1925 में हुआ था। कब? 1925 में। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्रीवियस ईयर के आधार पर प्रश्नों के इर्द गिर्द से प्रश्न लेकर के बनाता हूँ, जिसका प्लेलिस्ट आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी प्लेलिस्ट है, प्रीवियस प्रश्न पत्र का हल पूरा सक्षमता 2 का करा चुका हूँ, सक्षमता 1 का भी करा दे रहा हूँ, और आप जा कर के मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चाहते हैं अच्छे स्कोर से पास करना तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए। टाल मटोल नहीं कीजिए, एग्ज़ाम होगा अपने टाइम पे, जब होगा तब होगा। आप पहले से ही कमर कस लीजिए। आई एम रेडी, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ और अच्छा स्कोर ला सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो चलिए गुजरात चला जाए, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर, देखिए आजकल एक मुद्दा गर्म है। अमित शाह जी ने कुछ संसद में बोला है, तो खैर हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम सभी एक हैं, एक शिक्षक परिवार से हैं। हम लोगों को भी सरकार बांटने की कोशिश तो ज़रूर कर रही है, लेकिन मेरे नज़र में सब लोग शिक्षक हैं। बाकी मैं विशिष्ट और ये विद्यालय अध्यापक, प्रधान अध्यापक, मैं देखिए सीनियरिटी होना चाहिए हर विभाग में, तो सीनियर आप लोग हैं, लेकिन हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, बस मैं इतना ही जानता हूँ। भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की? तो पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट। ये देखिए, ये बीपीएससी का सबसे प्यारा क्वेश्चन है। बीपीएससी पीसीएस का जो प्रश्न आता है वो उसमें से ये बहुत प्यारा प्रश्न है, और अभी बीपीएससी को लेकर के बहुत सारा आंदोलन चल रहा है। पता नहीं आप शिक्षकों में से बहुत सारे शिक्षक भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कैसा गया एग्ज़ाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन का लेवल तो मैंने भी देखा, मॉडरेट था। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है, यहीं देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ही थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बहुत प्रमुख अधिवेशन है और ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में, और स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उस समय जानते हैं 15 अगस्त को ना मनाकर स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इसे, और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो ये तो स्वतंत्रता दिवस घोषित हो गया 15 अगस्त। पहले मनाया जाता था 26 जनवरी को, लेकिन अब गणतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को। तो भाई 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन चुका था, तो नवंबर के बाद जनवरी का इंतज़ार किया जा रहा था कि इस डेट को भी स्पेशल बनाया जाए। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके देश को गणतंत्र कर दिया गया, यानी देश एक लोकतांत्रिक देश बन गया, जहाँ पे सबको अपना अपना अधिकार दिया गया, और होना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, तो ये लाहौर में हुआ था, आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न है,
जो भूमि एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ दी जाती है, अरे भाई पड़ती भूमि कहलाती है, यानी वर्तमान पड़ती। पड़ती एक ही ऑप्शन में था, आंसर मार के निकल लेते, मैंने पड़ती भूमि कहा। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंजाब। और सबसे बड़ा वन राज्य तो मध्य प्रदेश। बड़ा पूछे कि सबसे बड़ा वन राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा तो पंजाब। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? प्राथमिक कारण पूछा गया है यहाँ पे। पौधे, पशु, मानवीय गतिविधियाँ, तो ये मानवीय गतिविधियाँ हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? तो ये बिहार ही है। कौन है? बिहार। अभड़क का भी, अभड़क, सोडा। चलिए आगे देखते हैं। अभड़क में उतना ध्यान नहीं है, लेकिन सोडा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। बिहार में देखिए, प्रश्न रिपीट भी बहुत किया है। बिहार में खनिजों और जिलों के संदर्भ में जहाँ वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही युग्म है? कौन सा युग्म सही युग्म है? तो केवल 3 नंबर सही युग्म है। ग्रेनाइट, भागलपुर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित, तो रबर जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है। देखिए अब गणित का प्रश्न आ गया, तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग बाद में देख लेंगे, अलग से इसका वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं गणित, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके लिए वास्ट भी हो जाएगा। गणित का एकदम आराम से ट्रिक सीखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं। ये भी गणित का ही है सब। 30 से अधिक प्रश्न गणित का रहता है। ये सब सीडीपी से गणित लिया गया है। चलिए यहाँ से आ गया प्रश्न, अब यहाँ से देख लेते हैं। पारिवारिक शिक्षा के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम बेहतर हो सके? तो सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जंगली जानवर कहा जाता है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि आप पर्यावरण से शुरू कीजिएगा। पर्यावरण से, मान लीजिए शुरू में ही आपने समय ज़्यादा दे दिया, समय नहीं बचा है, तो लास्ट का जो आसान प्रश्न होता है पर्यावरण का, वो आप नहीं देख पाते हैं। तो पहले पर्यावरण कर लीजिए, हिंदी कर लीजिए, जीके कर लीजिए, क्योंकि आया तो सही, नहीं आया तो आप निकल लिए। उसके बाद इंग्लिश, सीडीपी सब हो गया। लास्ट में समय कम से कम 1 घंटा आपके हाथ में होना चाहिए गणित के लिए, क्योंकि सारे प्रश्नों में तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे करना है, और आपको खुद मेहनत करके अपने दम पे, ना कि मेरे मेहनत करने पे, मार्क्स लाना है। मार्क्स आपका आएगा 120 प्लस, और खुशी मुझे होगी। मैं आपसे ना कोई फ़ी लेता हूँ ना कुछ भी, सिर्फ फ़ी के रूप में आपका लाइक, यानी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख करके मैसेज कर सकते हैं। जब मैं देखूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये आप देख लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए, छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है शिकार पकड़ने में सहायता करने या चढ़ाई में सहायता? तो ये चढ़ाई में सहायता करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है?
स्तनपायी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को जन्म दे के फीडिंग मिल्क यानी दूध पिलाती हो। तो मेढक तो अंडा देता है यही। और यही देखिए उभयचर है। मेढक क्या है? उभयचर भी है। उभयचर यानी स्थल और जल, स्थल यानी जमीन और जल दोनों में रह सकता है। अगला प्रश्न है, चींटियां अपनी भावना के कारण एक पंक्ति में चलती हैं गंध के कारण। किसके कारण? गंध के कारण। चींटियां ये जो चलती हैं एक लाइन में, ये अपने पीछे गंध छोड़ती हैं जिसके कारण दूसरी चींटी उसी पथ पर चल पाती हैं। अगला प्रश्न है, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो ये 5 खिलाड़ी खेलते हैं। आपको चलिए यहाँ खेल से संबंधित एक प्रश्न ले लूँ। 3 नंबर प्रश्न आपको जवाब देना है। कबड्डी, कबड्डी गेम आप समझते हैं ना? कबड्डी, तो कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है, जिन छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है उन्हें बाल श्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल श्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ईंधन जलाने से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो गर्मी, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश या सौर। तो ईंधन जलाने से हमें ऊष्मा मिलती है। देखिए ईंधन जलाने से प्रकाश भी मिलता है। यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहा है लेकिन दोनों ऑप्शन कहीं भी जिक्र नहीं है, तो हम लोग हीट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम खाना और सब्जियां फ्रिज में क्यों रखते हैं? तो उन्हें ताज़ा रखने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में? तो चलिए गोवा चलिए गोवा। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृहनगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग है। उसने केरल में कौन सी पेड़ देखे होंगे? तो केरल में नारियल के पेड़ उसने देखे होंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ चर्चा कर दूँ, आप सीटेट या फिर एस्टेट या बीपीएससी टीआरई किसी भी परीक्षा के लिए गणित विज्ञान यानी पर्यावरण, गणित विज्ञान पर्यावरण और रीजनिंग चाहते हैं लाजवाब ट्रिक से सीखना पढ़ना, प्रीवियस प्रश्न पत्र के आधार पर या डीएलएड एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस जैसे परीक्षाओं को क्रैक्ट करना, तो इस चैनल पे ज़रूर जुड़ें। आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया। अगला प्रश्न है, कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप से अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो नमी को दूर किया जाता है, नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य उद्देश्य है? तो ये ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। ये हार्मोन को विनिमय करने और शरीर के भीतर शरीर के तापमान बनाए नहीं, सभी के लिए, वे सभी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यहाँ बड़ा ऑप्शन काम नहीं करेगा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये वाष्पीकरण कहलाता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर नॉन एज एवापोरेशन, वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। संघनन होता है जब वाष्प जल में बदलता है। देखिए संघनन क्या होता है? जब वाष्प जल में बदलता है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी, ये दोनों लोग थे। इसका ऑप्शन गड़बड़ है, यानी ये दोनों लोग थे। तो दिया है सुशील कुमार, ये बिल्कुल ऑप्शन आंसर गलत है। चलिए अगला,
शेरपा तेंजिंग ही सही जवाब होगा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। देखिए आखिर ये गोलकुंडा इतना प्रसिद्ध क्यों है? आप सुने होंगे कोहिनूर का हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। आप इतना पढ़ जाइए कि प्रश्न छूटे ही नहीं। देखिए 150 प्रश्न में आपको 30 से 40 प्रश्न तो नया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नया प्रश्न जो करंट अफेयर्स होगा, मैं कराऊंगा किस टाइप का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, या जीके का भी कुछ ऐसा प्रश्न होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूँ 30 प्रश्न, ज़्यादा नहीं, 120 प्रश्न ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर के आधार पे होगा या लड़ जाएगा हूबहू। तो इस 30 प्रश्न में से ये 40 हटा दिए, 30 में से अगर आप 10 भी सही करते हैं और यहाँ से 100 सही करते हैं तो स्कोर कितना हो जाएगा? 110। और मैं टारगेट करा रहा हूँ 120 प्लस का जानबूझकर, ताकि जब आपका स्कोर इतना ज़्यादा आएगा तो मज़ा आ जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये आप सीधे जाइए मुंबई में। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को, भारत की औद्योगिक राजधानी तो मुंबई। मुंबई में सबसे पहले सूती का कारखाना खोला गया। ये आप देख रहे हैं प्रश्न को। आगे चलिए देखते हैं। देखिए आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। बहुत सारे शिक्षक साथियों का कमेंट आता है या मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सर मेरा गणित कमज़ोर है, नहीं समझ में आता है, नहीं बन पाता है। कमज़ोर कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मन आपका बना लिया है कि दिमाग कह रहा है कि ये मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट है। नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जो जहाँ कमजोरी है उसको दूर कीजिए और कॉन्फिडेंस लाइए कि मैं करूँगा, मेरा है, स्ट्रांग है, मैं बाकियों से की तुलना में अच्छा हूँ। ये सब आपके अंदर होना चाहिए, तब जा कर के कॉन्फिडेंस आएगा और एग्ज़ाम में सही समय पे सही एकदम दिमाग काम करेगा वहाँ और सब सही सही जवाब निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न, वाराणसी से दिल्ली। देखिए बार बार रिपीट कर रहा है ये प्रश्न, हर एक पेपर में ये मिला मुझे सक्षमता में। तो NH2 पे जाइए, नेशनल हाईवे 2। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान चौथा, और यहाँ करेक्ट आंसर दे रहा है दूसरा। इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क का विश्व में चौथा स्थान होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए इसे स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रेलवे अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र अधिक उत्पादक। तो इनमें से सभी के साथ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले जानवरों में से एक बन गया? तो कुत्ता, उसका नाम था लाइका, कुतिया थी, तो कुत्ता सही जवाब हो जाएगा। और इस कुत्ता में भी वो फीमेल वर्जन थी, कुतिया थी और उसका नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका। चलिए अगला प्रश्न, छत से पाइप के माध्यम से वर्षा जल के भंडारण टैंक में एकत्रित करना कहलाता है? छत पर वर्षा जल संचयन, छत पर वर्षा जल संचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है? तो पानी को। किसे? पानी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हम उन जानवरों को क्या कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहने में सक्षम है? देखिए जमीन पर भी रह रहा है, स्थल पे भी और जल में भी। स्तनपायी, उभयचर, जलीय, हाइड्रोफाइट्स। 424 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी पर 28% पानी पीने नहीं, ये तो गलत है भाई। मात्र 0.01% पीने योग्य पानी है। गंदे पानी में तैरना स्वास्थ्यवर्धक है, ये गलत है। ग्रीष्म ऋतु में जल का प्रवाह बढ़ जाता है। जल प्रदूषण के लिए व्यवसाय और उद्योग जिम्मेदार है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। हैजा, टाइफाइड और पीलिया रोग
डैश के प्रदूषण के कारण होता है, तो ये पानी के प्रदूषण के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास, चाहे ठंडी हो या गर्मी। ठंडी है तो थोड़ा सुसुम कर लीजिए ना, पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए। और 6 से 8 गिलास यानी कम से कम 5 गिलास तो आपको पीनी ही पीनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आश्रय हमारी सुरक्षा करता है, खाता है, धड़कता है, तो सुरक्षा करता है। आश्रय मतलब शेल्टर, यानी सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, जिसे कहा जाता है। तो देखिए, ये सीटेट का प्रश्न यहाँ डाला गया है, सीटेट वाला। तो क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है उसे। ये डोंगा, छोटे छोटे पानी में चलने वाला नाव होता है, लेखा, ये सब सारा का सारा प्रश्न मिला था हम लोगों को सीटेट में। शहरों में ऊंची इमारतें होती है जिन्हें कहा जाता है बहुमंजिला इमारतें। बहुमंजिला इमारतें। आलू, अनाज, सेम, दालें और जई डैश के समृद्ध हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध हैं। इनसे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मिलावटों को मिलाने से भोजन का डैश मूल्य कम हो जाता है। तो पोषक तत्व। ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिला। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिलावट ऐसे पदार्थ है, निम्न गुणवत्ता वाले सामान है जिन्हें जानबूझकर आर्थिक या तकनीकी कारणों से भोजन में मिलाया जाता है। सत्य या असत्य हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी हमारे शरीर के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह डैश है, बड़ी संख्या में पदार्थों को घोलता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए, साइंस हो, जीके हो, बाल विकास है, शिक्षा शास्त्र हो, जब आपको आंसर नहीं पता रहे तो बड़े ऑप्शन के साथ चले जाइए, आपका जवाब सही। चलिए, यहाँ प्रश्न भी नहीं पढ़ेंगे, हम बड़े ऑप्शन के साथ चले गए। मान लीजिए हमें आंसर नहीं पता था, तो अब आंसर देखिए क्या है, बड़ा ऑप्शन ही है। वे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। कौन? तो इंसान और भालू। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर डैश आवास में रहते हैं। तो स्थलीय आवास में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जीवित जीवों के सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी साइंस के श्रेणी में ले लिया गया है प्रश्न को। माप की मानक इकाई कौन सी है? तो इंच। देखिए, ये सब माप की मानक इकाई नहीं है, और जो इंच है मानक इकाई है। देखिए, माप यानी इंच, सेंटीमीटर समय मापते हैं, लेकिन यहाँ मानक क्या है चारों ऑप्शन में? इंच। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष वजन और माप तौल के सम्मेलन द्वारा एसआई प्रणाली की सिफारिश की गई थी? बाप, ये तो 9th क्लास। देखिए, ज़्यादातर 9th के SCERT, SCERT और NCERT से प्रश्न लिया गया है। ज़्यादातर 9th क्लास से ही प्रश्न लिया गया है 1 to 5 में। तो ये 1960 में। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है? तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, किमी प्रति घंटा है तो समय बताना है यहाँ। देखिए, पहले जान लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
और समय आपको बताना है, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा यहाँ, चाल नीचे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो चलिए, दूरी कितना दिया गया है? दूरी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटा ऊपर चला गया, ये कट गया, 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली की आग से बचाता है। तो अर्थ वायर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्थ वायर। नेक्स्ट प्रश्न, बिजली के तार और बिजली के उपकरणों के हिस्से डैश से ढके होते हैं। तो प्लास्टिक से ढके होते हैं। देखिए, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, और चांदी का संकेत होता है Ag, सोना का संकेत होता है Au। ये सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। नेक्स्ट है तांबा, Cu इसका संकेत। देखिए, सारे डिटेल में यहाँ चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रश्न पत्र करा रहा हूँ। जब मैं अपना पर्सनल वीडियो आपको देता हूँ बनाकर, तो 25 या 20 प्रश्न रहता है, उसमें चारों के चारों ऑप्शन पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करना है, कम समय में ज़्यादा फायदा पाना है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्रस्ट, यानी भूपर्पट्टी, जिसे पपड़ी भी कहा जाता है। देखिए, क्रस्ट इंग्लिश में यहाँ दिखा मुझे, तो क्रस्ट के साथ मैं चला जाऊंगा, यानी पपड़ी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण होती है बिजली का निर्वहन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, तूफान के दौरान कौन सी क्रिया की जा सकती है? कहीं कहीं नहीं भी रहता है या नहीं छूट जाता है एग्ज़ाम में। मैंने 1-2 बार गलती किया था ऐसे प्रश्नों में। तो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना है। तूफान के दौरान कौन सी क्रिया की जा सकती है? कार्ड वाले टेलीफोन का उपयोग करना नहीं, बिजली की लाइटें चालू बंद करना नहीं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस, तो बिहार दिवस के दिन ही 22 मार्च। कब? तो 22 मार्च। देखिए, बीपीएससी टीआरई में पूछा था प्रश्न कि बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के कारण, या उड़ीसा से अलग हो, मैंने ऐसे ये प्रश्न लपेटा था और बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न गलत हो गया था, यानी साथियों का, बच्चों का नहीं। बच्चे, मैं उतने भी आप लोगों से बड़ा नहीं हूँ कि बच्चा बोल सकूं सारे लोगों को। बस हाँ, ये ऐसे आदत हो चुका है कि स्टूडेंट लोगों को बच्चा हम लोग बोलते हैं, देखो बाबू, समझो बाबू, तो कभी कभी निकल जाता है, तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन क्या बनाती है? तो उपलब्धता उसको संसाधन बनाती है। अगला प्रश्न है, वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं नवीकरणीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे पानी है, हवा है, ये सब नवीकरणीय है। और जो समाप्त हो जाए, लाखों वर्षों में बने, वो अनवीकरणीय है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये महामैराथन सीरीज आज का संडे वाला आपको अच्छा लगा होगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।